हम सभी चंद्रवंश की कहानी जानते हैं, लेकिन चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई थी? कहा जाता है कि चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। एक दिन चंद्रदेव एक बाग में गए थे समय बिताने के लिए। उस बाग के चारों ओर फूलों से घिरा हुआ था। एक ओर झरना था और दूसरी ओर पहाड़। चारों ओर मधुर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहाँ घूमते घूमते चंद्रदेव एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी एक हिरनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चंद्रदेव ने उसे कुछ पत्ते दिए खाने के लिए। तभी चंद्रदेव को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। फिर वह फिर से हिरनी को पत्ते खिलाने लगे। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी। चंद्रदेव उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उस हिरनी से पूछा, कहाँ से आ रही है ये आवाज? हिरनी ने चंद्रदेव की ओर देखा। फिर वह हिरनी उन्हें नदी के किनारे ले गई। चंद्रदेव भी उसके पीछे पीछे चले गए। नदी के किनारे एक पेड़ के पास जाकर वह हिरनी खड़ी हो गई। चंद्रदेव भी वहीं खड़े हो गए और उन्होंने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है। हिरनी ने नदी की ओर इशारा किया। चंद्रदेव जैसे ही नदी के जल में देखते हैं, उन्हें वहाँ एक अद्भुत सुंदर स्त्री की परछाई दिखाई देती है। वह स्त्री अपने दोनों पैर नदी के जल में डुबोकर बैठी थी और अपने हाथों से जल लेकर उसे अपने चेहरे पर छिड़क रही थी। उस जल की कुछ बूंदें चंद्रदेव के शरीर पर भी पड़ती हैं। चंद्रदेव उसे देखकर उसकी ओर बढ़ते हैं। फिर वह स्त्री भी नदी के जल में चंद्रदेव की परछाई देखती है। वह स्त्री पलटकर चंद्रदेव की ओर देखती है। पहली बार चंद्रदेव को देखते ही वह उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाती। चंद्रदेव उसके पास जाकर धीरे धीरे कहते हैं, यहाँ इतनी सुंदर स्त्री का वास है, यह मुझे पता नहीं था। चंद्रदेव की बात सुनकर वह स्त्री उठकर खड़ी हो जाती है और मंत्र मुग्ध होकर चंद्रदेव को देखती रहती है। चंद्रदेव उससे पूछते हैं, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? चंद्रदेव की बात सुनकर वह स्त्री हंसती है और कहती है, पहली बार मिलते ही आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं, क्यों? चंद्रदेव कहते हैं, यदि मैंने आपको कोई कष्ट दिया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चंद्रदेव बिना कुछ कहे चुप हो जाते हैं। वह स्त्री कहती है, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? अब आपको अच्छा नहीं लग रहा मुझे? चंद्रदेव आश्चर्य से उस स्त्री की ओर देखते हैं। आप नहीं जानती कि आपने मुझे इतना मोहित कर लिया है कि आपको पाने की इच्छा मेरे जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी। वह स्त्री कहती है, आप क्या चाहते हैं? चंद्रदेव कहते हैं, यदि मैं कहूँ आपको, मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहता हूँ, यदि आप चाहें। चंद्रदेव की बात खत्म होते ही वह स्त्री कहती है, यदि आपकी इच्छा पूरी हो तो क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे? चंद्रदेव उसकी ओर बढ़ते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चंद्रदेव उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, यह क्या? आप रो रही हैं? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। क्या कष्ट है आपको? मुझे बताइए, मैं स्वयं आपके परिवार से बात करूंगा, आवश्यकता पड़ने पर आपके पिता से। वह स्त्री कहती है, पिता, आप अभी मेरे बारे में जानना चाहते थे ना? यदि मैं कहूँ कि मैं आपकी गुरु माता हूँ, मैं आपके गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा हूँ। चंद्रदेव यह सुनते ही तारा के सामने से हट जाते हैं। वह हाथ जोड़कर तारा से क्षमा मांगते हैं और आगे की राह पर चल पड़ते हैं। तारा पीछे से उन्हें पुकारती है। चंद्रदेव रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर तारा की ओर देखते हैं। तारा उनकी ओर बढ़ती है। वह चंद्रदेव के हाथ में एक माला रखकर कहती है, तुम सब एक जैसे हो। किसी से प्रेम जताना बहुत आसान है, लेकिन उस वादे को निभाना उतना आसान नहीं। तारा चंद्रदेव का हाथ छोड़ देती है। वह चंद्रदेव से मुंह फेर लेती है। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कहती हैं, तुमने स्वयं मुझसे मेरे दुख का कारण जानना चाहा था और अब बिना जाने ही जा रहे हो। चंद्रदेव तारा की ओर बढ़ते हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप किसी की पत्नी हैं। क्या ऐसा है? सिर्फ पत्नी होने से क्या वास्तव में पत्नी हुआ जा सकता है? चंद्रदेव बिना कुछ कहे तारा की ओर देखते रहते हैं। तारा उनसे कहती है, मैं गुरु बृहस्पति की पत्नी जरूर हूँ, लेकिन मैं अकेली हूँ। उनके पास मुझे देने के लिए समय नहीं है। शायद मैं उनके समय के योग्य ही नहीं हूँ। चंद्रदेव तारा की ओर बढ़ते हैं। वह तारा को गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं वादा करता हूँ, मैं जीवन भर तुमसे प्यार करूँगा। चंद्रदेव तारा को पूरी तरह से अपना बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि चंद्रदेव और तारा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहते थे। चंद्रदेव अपने प्यार से तारा को अपना बना लेते हैं और इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति अपमानित महसूस करते हैं। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य होकर मेरी पत्नी को स्पर्श करने की? चंद्रदेव कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तारा से प्यार करता हूँ। बृहस्पति कहते हैं, तारा मेरी पत्नी है। चंद्रदेव कहते हैं, तारा आपकी पत्नी हो सकती है,
लेकिन तारा मुझसे प्यार करती है, वरना आप ही बताइए क्यों तारा ने आपको छोड़कर मुझे प्यार किया। बृहस्पति इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनके और चंद्रदेव के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध के दौरान असुरों के गुरु शुक्राचार्य चंद्रदेव का पक्ष लेते हैं और दूसरी ओर सभी देवता बृहस्पति के पक्ष में होते हैं। इस युद्ध के कारण जब सृष्टि का विनाश होने का डर होता है तो ब्रह्मा इस युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं। वे तारा के पास जाते हैं। तारा पहले उनसे मिलने को तैयार नहीं होती, लेकिन अंत में वह मिलने के लिए राजी हो जाती है। तारा ब्रह्मा से कहती है, आपके यहाँ आने का कारण मुझसे छिपा नहीं है। ब्रह्मा उनसे कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप गुरु बृहस्पति के पास वापस लौट जाएं, वरना यह युद्ध सबका विनाश कर देगा। तारा उनसे कहती है, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? मैं सबका नुकसान चाहती हूँ। ब्रह्मा कहते हैं, मुझे माफ करें, मैं आपको इस तरह से कहना नहीं चाहता था, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन तारा कहती है, क्या लेकिन? मुझे माफ करें, मैं चंद्रदेव से प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन आप अभी भी गुरु बृहस्पति की पत्नी हैं। तारा कहती है, नहीं, मैं उनकी कुछ भी नहीं हूँ। ब्रह्मा कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप सबके बारे में सोचकर तारा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ब्रह्मा उनकी ओर देखकर दुखी हो जाते हैं। वे तारा से कहते हैं, मेरा यह अनुरोध स्वार्थी जैसा लग सकता है, मैं जानता हूँ, मुझे माफ करें, लेकिन केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस महाप्रलय से सभी को बचा सकती हैं। तारा चुपचाप खड़ी रहती है। ब्रह्मा वहाँ से चले जाते हैं। तारा की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। आखिरकार सभी के भले की सोचकर तारा ने अपने पति के पास वापस लौटने का निर्णय लिया। वह बृहस्पति के पास वापस आ जाती है। इसके बाद यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तारा के लौटने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। इस बीच तारा गर्भवती हो जाती है। जब चंद्रदेव को यह बात पता चलती है तो वह तारा के पास आते हैं। चंद्रदेव तारा से कहते हैं, तारा, मैंने तो तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने अपना वादा निभाया है, फिर तुम क्यों मुझे छोड़कर चली आई? तारा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। चंद्रदेव तारा को गले लगाते हैं, लेकिन तारा कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती है। चंद्रदेव उनसे कहते हैं, यह बच्चा हमारा है ना? तुम वापस चलो मेरे साथ, हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। चलो तारा, वापस चलो। तारा को साथ ले जाने के लिए चंद्रदेव तारा का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तारा अपना हाथ छुड़ा लेती है। चंद्रदेव हैरान होकर तारा की ओर देखते हैं। वह तारा के पास जाते हैं और धीरे धीरे कहते हैं, तुम्हारे गर्भ का बच्चा हमारा है? क्या हुआ तारा, जवाब दो। तारा फिर भी बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। चंद्रदेव कहते हैं, तुम चुप क्यों हो? तो क्या यह बच्चा तुम्हारा और तुम्हारे पति का है? तारा इस बार भी बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है, यहाँ तक कि वह चंद्रदेव की आंखों में भी नहीं देखती। चंद्रदेव कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन यह सबके सामने आएगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाऊंगा। यह कहकर चंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं। तारा उन्हें जाते हुए देखती रहती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह खुद से धीरे धीरे कहती है, यह बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। इसके बाद तारा प्रसव पीड़ा से कराह उठती है। वह चंद्रदेव और अपने पुत्र बुध को जन्म देती है। फिर कई साल बीत जाते हैं। जब बुध थोड़ा बड़ा होता है तो वह अपनी माँ से पूछता है कि उसके असली पिता कौन है। तारा शुरू में उसे कुछ नहीं बताती। वह बुध से कहती है, क्यों बुध, तुम्हें यह संशय क्यों है? बुध उत्तर में कहता है, यह संशय नहीं है माँ, क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है? तारा कहती है, नहीं बुध, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बुध कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ माँ, लेकिन मुझे यह जानने का अधिकार है कि मेरे पिता कौन है। जब बुध बहुत जोर देता है तो तारा उसे बताने के लिए मजबूर हो जाती है कि चंद्रदेव ही उसके पिता हैं। तारा खुद से कहती है, तुमने सच में मुझसे प्यार किया था, मैंने जो चाहा वह पाकर भी मैंने उसे खो दिया। तुमने कहा था कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक दिन सब जानेंगे कि यह बच्चा किसका है। आज सब जानेंगे, मुझे माफ कर दो। तारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर बुध बड़ा हो जाता है। जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो उसका विवाह इला से होता है। इसके बाद उनके पुत्र पुरुरवा का जन्म होता है, जिसने चंद्रवंश की शुरुआत की। आशा है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप और भी इस प्रकार की पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।